इस कहानी में हम 3 दोस्तों को देखेंगे जो अपनी एक गलती से टाइम ट्रैवल करके 30 साल पहले पास्ट में चले जाते हैं और वहाँ कुछ ऐसा करते हैं जिससे आने वाले कल में तीनों भी अरबपति बन जाएंगे। कहानी है हॉट टब टाइम मशीन। कहानी की शुरुआत में हम निक को देखते हैं जो अपने क्लाइंट के डॉग को ट्रीट कर रहा था, लेकिन तभी उसके पास पुराने दोस्त लाउ डॉचमैन का कॉल आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अपना काम करता है। थोड़ी देर के बाद निक का एक क्लाइंट उसे पहचान लेता है और कहता है कि आप तो 80 के दशक के मशहूर बैंड सिंगर हो, है ना? लेकिन उसके बाद वो निक के प्रोफेशन का मजाक उड़ाने लगता है, जिसके चलते निक को गुस्सा आता है और वो जवाब देने के लिए डॉग का वेस्ट उसके ऊपर फेंकता है। वही दूसरी तरफ हम निक के एक पुराने दोस्त को देखते हैं जिसका नाम एडम होता है, जो कि एक वर्कोहॉलिक पर्सन था, हमेशा अपने काम में डूबा रहता था। जब एडम काम से वापस आता है तब देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप किया है और घर की काफी सारी चीजें लेकर भाग गई है। फिर हम बेसमेंट में एडम के भतीजे को देखते हैं जिसका नाम जेकब है। जेकब उसकी छोटी बहन का बेटा है और पूरा दिन वीडियो गेम खेलता रहता था। एडम उसे अपनी माँ के पास जाने के लिए कहता है तो जेकब बताता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी है, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पे इधर हम लाउ को देखते हैं जो हर वक्त नशे में रहता था, जिसके चलते उसके ऊपर काफी कर्जा था, इसीलिए उसने खुद की जान लेने के लिए पहले तो कार को गैराज से टक्कर मारी, फिर एक्सेलरेटर को दबा के रखा जिससे पूरा गैरेज में धुआं फैल गया और वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से मरने ही वाला था। लेकिन अगले सीन में हम लाउ को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसे मिलने के लिए एडम और निक आए होते हैं। दरअसल लाउ का ध्यान रखने के लिए उसकी कोई भी फैमिली नहीं थी, इसीलिए हॉस्पिटल अथॉरिटी ने एडम और निक को उसके साथ रहने के लिए कहा था ताकि लाउ फिर से जान लेने की कोशिश ना करे। अब ये दोनों भी लाउ के रूम में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे लगता है कि वो सो रहा है, इसीलिए दोनों भी धीमी आवाज में उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से लाउ उनके ऊपर तकिया फेंक मारता है। दरअसल वो उनके ऊपर गुस्सा था क्योंकि दोनों भी अब लाउ का फोन भी नहीं उठाते थे। बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि इन तीनों की जिंदगी मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रही है और तीनों की भी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए अब रिफ्रेशमेंट के लिए ये लोग कुछ दिनों के लिए कॉडिक वैली स्काई रिसोर्ट जाने का फैसला करते हैं, जहां वो अपने टीनेज में छुट्टियां मनाने के लिए जाया करते थे। और दोनों भी लाउ के सभी खर्चा उठाने का प्रॉमिस भी करते हैं क्योंकि वो लाउ की आर्थिक स्थिति को जानते थे। अब अगले ही दिन तीनों दोस्त एडम के भतीजे जेकब के साथ कॉडिक वैली जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में जेकब और लाउ के बीच में थोड़ी अनबन भी हो जाती है। अब कुछ घंटों के बाद वे लोग रिसोर्ट पहुंच जाते हैं जहां पे सब कुछ अब तक वैसा ही था जैसे उन्होंने 30 साल पहले देखा था। उसके बाद एक बेलमैन उनका सामान उनके कमरे तक पहुंचाता है जिसका नाम फिल था और उसका एक हाथ कटा हुआ है। फिर जेकब इन सब को एक हॉट टब दिखाता है जिसके अंदर एक जानवर मरा हुआ था। अब निक और एडम बताते हैं कि बचपन में इस रूम में उन्होंने काफी मजे किए थे। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से बालकनी का दरवाजा खुल जाता है और उसके बाहर हॉट टब में से रोशनी आ रही थी। वो हैरान हो जाते हैं कि इतने जल्दी ये टब ठीक कैसे हो गया, लेकिन एक्साइटमेंट में चारों भी उसमें कूद जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। अब इनके एंजॉयमेंट के चक्कर में गलती से शर्नेबल नाम की एक इलीगल रशियन ड्रिंक इस हॉट टब के सर्किट पर गिर जाती है, जिसके बाद ये लोग सो जाते हैं। अब अगली सुबह जब उठते हैं तब लाउ एक गिलहरी पर उल्टी कर देता है और इसके बाद सभी स्कीइंग करने के लिए जाते हैं। स्कीइंग करते वक्त लाउ एक आदमी से टकरा जाता है लेकिन उन्हें कोई भी चोट नहीं लगती है। वो सभी नोटिस करते हैं कि उनके आसपास कुछ तो गड़बड़ है और फिर उन्हें रियलाइज होता है कि ये पूरी जगह 80 के दशक के पॉप कल्चर में बदल गई है और वहाँ पर सभी ने रेट्रो स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे। चारों इस चीज को समझने के लिए वापस से रिसोर्ट आते हैं। तभी उनकी कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब वो फिल को देखते हैं जिसके दोनों भी हाथ सही सलामत थे। उसके बाद ये हॉट टब के पास जाते हैं जहाँ पे कुछ देर तक बात करने के बाद जेकब समझ जाता है कि वो हॉट टब और कोई नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है और उसके जरिए ये लोग पुराने समय में टेलीपोर्ट हो गए हैं। फिर उन्हें एक और झटका लगता है जब वो बाथरूम के मिरर में 30 साल छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन जेकब का तो 30 साल पहले जन्म भी नहीं हुआ था, इसीलिए वो नॉर्मल दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ पर एक रिपेयरमैन आता है और वो उन्हें कहता है कि जब तक हॉट टब फिर से रिपेयर ना हो
तब उन्हें पास्ट में कोई भी बदलाव नहीं करना है, वरना इससे पूरा इतिहास बदल जाएगा। अब इसी के साथ वो अचानक से गायब हो जाता है। अब ये लोग कैलेंडर में डेट चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये वही टीनेजर वाला पीरियड था। इसी के दिन एडम का उसकी गर्लफ्रेंड जेनी के साथ ब्रेकअप हुआ था और उसने एक कांटा उसकी आंख में मारा था। लाऊ को भी आज ही के दिन स्कीइंग वाले लड़के ने बुरी तरीके से 2 बार पीटा था। वही निक ने पहले एक लड़की के साथ मेकआउट किया था और उसके बाद एक गाने का परफॉर्मेंस दिया था। अब कुछ देर तक ये लोग डिस्कस करने के बाद एक प्लान बनाते हैं जिससे उन्हें पास्ट में हुई घटनाओं को दोबारा दोहराना था, क्योंकि दुनिया वालों के लिए उनकी उम्र अभी भी कम थी। इसके बाद सभी अपने प्लान को पूरा करने के लिए बाहर जाते हैं तो इन्हें एक केली मिलती है जो एडम की बहन है और जेकब की माँ। केली बताती है कि वो आज रात किसी रैंडम आदमी के साथ मेकआउट करने वाली है और इन्हें पता चलता है कि वही आदमी जेकब का पिता था। दरअसल जेकब को अपने फादर का नाम पता नहीं था, इसीलिए वो थोड़ा परेशान हो जाता है। इसके बाद सभी लोग प्लान को पूरा करने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। एडम ब्रेकअप करने के लिए जेनी के रूम में जाता है, जिसके बाद वो उसकी आंख पर फोक से मारेगी। लेकिन यहाँ आने के बाद जेनी को इतने सालों के बाद देखकर एडम बहक जाता है और जेनी को भी उसके साथ रिलेशन रखना था, इसीलिए वो ब्रेकअप नहीं कर पाता। फिर वो जेनी के साथ एक पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। वही दूसरी तरफ लाऊ ब्लेड नाम के उसी लड़के के साथ लड़ाई करता है। फिर ब्लेड लाऊ का बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। लाऊ को काफी चोट आती है और दर्द के मारे जब वो चिल्ला रहा था तब वहाँ पे एक लड़की आती है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। अब लाऊ उसके साथ जाने के लिए मान जाता है, लेकिन जेकब उसे मना करता है क्योंकि ये सब उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। उधर निक अपने बैंड को ज्वाइन करता है और उसी लड़की के साथ मेकआउट भी कर लेता है। अब यहाँ पे एडम जेनी के साथ एक पार्टी में आता है तो जेनी डांस करने चली जाती है। तभी एडम को अप्रैल नाम की एक लड़की मिलती है जो जर्नलिस्ट थी और इस इवेंट को कवर करने आई थी। फिर जेकब लाऊ उसी लड़की के साथ रूम में जाते हैं जहाँ पे वो लड़की जेकब के ही सामने लाऊ के साथ इंटीमेट होने लगती है। अब जेकब वहाँ से भागने का डिसाइड करता है, लेकिन उस लड़की को तो दोनों के साथ डिंग डोंग करना था। लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है और यही मौका देखकर जेकब वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे जेकब जब पार्टी में पहुँचता है तो वो देखता है कि एडम ने अभी तक जेनी से ब्रेकअप नहीं किया है और जब वो उसका कारण पूछता है तो एडम कहता है कि शायद जेनी के साथ ब्रेकअप करना उसकी जिंदगी की गलती थी और अब भगवान ने मुझे चीज को फिक्स करने के लिए दूसरा मौका दिया है। अब थोड़े समय के बाद ये लोग वापस से हॉट टब के पास इकट्ठा होते हैं तो इन्हें पता चलता है कि एडम ने अपने पास्ट को बदलने की कोशिश की है, जिससे लाऊ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर एडम अपने पास्ट को बदल सकता है तो मैं भी बदलना चाहूंगा, क्योंकि फ्यूचर में सबसे बुरी हालत तो मेरी है। और वो कुछ करने वाला था, लेकिन तभी जेकब अचानक से ग्लिच करने लगता है और वो सभी को वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने पास्ट के साथ छेड़खानी की तो शायद वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अब जेकब को बचाने के लिए एडम जेनी से मिलने के लिए बार में जाता है और वो ब्रेकअप के बारे में बात करने ही वाला था, लेकिन उसके पहले ही जेनी उसे एक ब्रेकअप का नोट दे देती है। लेकिन वो जरा भी गुस्सा नहीं थी। ये देख एडम गुस्सा दिलाने के लिए उसे कहता है कि अगर तुम ऐसा ही करोगी तो फ्यूचर में काफी सारे लड़कों से तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, जिससे जेनी गुस्सा होती है और उसकी आंख पर फोक मार देती है। वही दूसरी तरफ ब्लेड को लाऊ के बैग में से फ्यूचर के इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है और उसे लगता है कि वो रशियन जासूस है। आगे लाऊ और निक एक बार में बैठे हुए थे जहाँ पे टीवी पर एक स्पोर्ट्स गेम चल रहा था, जिसे देखकर लाऊ को एक आइडिया आती है। अब उसे इस गेम में आगे क्या होने वाला था ये याद था, इसीलिए वो गेम के ऊपर बड़ी बड़ी शर्तें लगाने लगता है और थोड़ी देर में वो काफी सारे पैसे जीत जाता है। लेकिन फिर एक आदमी लाऊ को सारे पैसे दाव पर लगाने के लिए कहता है और चैलेंज करता है। अब लाऊ भी उसे मान लेता है क्योंकि उसे पता होता है आगे क्या होने वाला है, यानी वो जीतने ही वाला था। अब यहाँ पे लाऊ की प्रेडिक्शन सच होने वाली थी कि तभी फील्ड पर वही गिलहरी आ जाती है जिसके ऊपर उसने आज सुबह उल्टी कर दी थी और उस गिलहरी की वजह से लाऊ शर्त को हार जाता है और सारे पैसे गवा देता है। इससे पता चल जाता है कि पास्ट के साथ थोड़ा सा भी बदलाव करने पर फ्यूचर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे रिसोर्ट में जेकब देखता है कि ब्रेकअप के कारण एडम काफी ज्यादा दुखी हुआ है। तभी अचानक से वहाँ पे वही रिपेयरमैन नजर आता है और वो बताता है कि हॉट टब को रिपेयर होने में और थोड़ा समय लगेगा। अब जेकब उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है कि हम वापस कैसे जाए, लेकिन उसके घूमते ही वो आदमी दोबारा से गायब हो गया था। फिर जेकब अपने बाकी दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और एडम को कमरे में ही रुकने के लिए कहता है, लेकिन एडम उसकी बात नहीं मानता और वो तारों के नीचे लेट जाता है।
तभी वहाँ पे वही जर्नलिस्ट अप्रैल आती है और दोनों में रोमांटिक बातें होने लगती है। अप्रैल उसे अपने दोस्त के घर पर लेके आती है जहाँ पे एडम बताता है उसके एक गलती के कारण कैसे उसके पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो इसी एक गलती को बदलना चाहता है, लेकिन अप्रैल उसे समझाती है कि एक इंसिडेंट के बारे में सोचकर तुम अपनी पूरी लाइफ खराब कर रहे हो। फिर वो दोनों भी एक दूसरे को किस करने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पे अप्रैल का दोस्त आ जाता है। तो यहाँ पे बार में लाऊ निक को बताता है कि वो अपने पास्ट की किन किन चीजों को बदलना चाहता है, लेकिन निक का उसके कोई भी बात पर ध्यान नहीं होता। फिर निक लाऊ को बताता है कि कैसे उसने पूरी अपनी जिंदगी अपनी पत्नी के बारे में ही सोचा था, लेकिन भविष्य में जाकर उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। निक ये भी कहता है कि अपनी पत्नी के लिए तो मैंने अपना पैशन म्यूजिक को भी छोड़ दिया था। अब लाऊ उसे समझाता है कि अभी भी कोई देर नहीं हुई है और वो उसे फिर से सिंगिंग करने के लिए मोटिवेट करता है। जिसके बाद निक कॉडिक क्लब में स्टेज पर जाके बहुत ही मस्त परफॉर्मेंस देता है। अब थोड़े समय के बाद जेकब जब रिसोर्ट पे वापस आता है तो रिपेयरमैन बताता है कि हॉट टब को सिर्फ चेरनोबिल ड्रिंक ही ठीक कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ स्पेशल केमिकल है जिससे टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है। तो यह दूसरी जगह ब्लेड रशियन जासूस वाली बात अपने दोस्तों को बताता है। यहाँ पे क्लब में एडम और अप्रैल निक के परफॉर्मेंस देखने के लिए जाते हैं। वही लाऊ जब क्लब के बाहर आता है तो उसे ब्लेड और उसके दोस्त मिलते हैं जो उस पे रशियन जासूस होने की बात पर धमकाने लगते हैं। अब परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जेकब निक और एडम को बताता है कि हमें चेरनोबिल ड्रिंक को ढूंढना होगा, तभी हम वापस अपने समय में जा सकते हैं। तभी एडम को याद आता है कि लाऊ को इस समय ब्लेड और उसके दोस्त बुरी तरीके से पीट रहे होंगे, इसीलिए जब वो बाहर जाता है तो देखता है लाऊ की पिटाई होने के बाद वो छत के ऊपर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। लाऊ अपने दोस्तों पर काफी गुस्सा था कि मुसीबत के समय ही ये सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन बातों ही बातों में उसका पैर फिसल जाता है और उसे बचाने के चक्कर में सभी लोग छत से लटक जाते हैं। लेकिन जब वो गिरने ही वाले थे तो फिल सही समय पर आकर उन्हें बचा लेता है। इसके बाद एडम उसे ड्रिंक के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि जिस बैग में चेरनोबिल थी उसे ब्लेड अपने साथ लेकर गया है, इसीलिए सभी चेरनोबिल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एडम को अप्रैल मिलती है जो अभी रिसोर्ट से ही जाने वाली थी और वो एडम को अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन एडम अपने दोस्तों का साथ देना चाहता था, इसीलिए वो जाने से मना करता है और अप्रैल उसे जाने से पहले हक करती है कि शायद भगवान फ्यूचर में उसे वापस उससे मिलवा दे। अब यहाँ पे ब्लेड के रूम पर पहुँचते ही सभी चेरनोबिल को ढूंढने लगते हैं। तभी निक को उसकी वाइफ की पिक्चर मिलती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है और अपनी वाइफ को कॉल करके गंदी गंदी गालियां देता है, लेकिन इस समय तो उसकी बेचारी वाइफ सिर्फ 9 साल की थी। निक उसे और कुछ भला बुरा कहता उससे पहले ही एडम उससे फोन छीन लेता है और जब वो तीनों दूसरे रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि लाऊ और केली एक दूसरे के साथ मेकआउट कर रहे थे। जेकब उन्हें रोकने के लिए गुस्से में ऊपर कूद जाता है, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है। फिर लाऊ यहाँ पे रिवील करता है कि जेकब का पिता वही है और अगर वो केली के साथ डिंग डोंग नहीं करेगा तो जेकब कभी पैदा ही नहीं होगा। अब एडम को ये सब कुछ सुन के काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो रूम से बाहर आता है और जैसे ही वो बाहर आता है जेकब वापस से एग्जिस्टेंस में आ जाता है। इसके बाद सभी ब्लेड के पास पहुँचते हैं अपना बदला पूरा करने के लिए लाऊ उसे बुरी तरीके से पीटता है और चेरनोबिल को भी ले लेता है। फिर जल्दी से वो सभी लोग हॉट टब मशीन के पास जाने लगते हैं और वहाँ पहुँचने पर फिल उन्हें गुड बाय करने के लिए जब अपना हाथ ऊपर करता है तो एक ट्रक ठीक उसके पास से गुजरता है जिसके कारण उसका राइट हाथ कट जाता है। अब फ्यूचर में जाने के लिए जेकब और निक हॉट टब में जाकर बैठते हैं, लेकिन लाऊ को वापस नहीं जाना था क्योंकि वो सोचता है कि बाहर रहकर वो अपनी लाइफ को और भी ज्यादा बेहतर बना पाएगा, क्योंकि लाऊ को फ्यूचर के इवेंट्स पता थे जिससे वो प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकता था। अपनी दोस्ती साबित करने के लिए एडम भी उसके साथ बाहर रहने का डिसाइड करता है, लेकिन लाऊ धक्का देकर उसे पानी में गिरा देता है। फिर एक ब्लास्ट होता है और तीनों वापस 2010 में पहुंच जाते हैं। उन्हें वहाँ पे एक सीडी मिलती है जिसे प्ले करने पर वो लाऊ को देखते हैं जो अब एक प्राइवेट बोट पर अपनी वाइफ केली के साथ होता है और वो अपने नॉलेज का
इस्तेमाल करके अब एक अरबपति बन चुका था। फिर फिल आता है जिसके दोनों हाथ सही सलामत थे। वो बताता है कि ब्लेड और उसके दोस्तों ने सही समय पर उसकी जान बचा ली थी। फिल आगे बताता है कि उनका एक काफी फेमस सर्च इंजन भी है जिसका नाम लाउगल है। इसके बाद एडम जब अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी अप्रैल उसका वेलकम करती है। निक भी एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बन चुका था जिसकी पत्नी उससे बहुत ही प्यार करती थी। अब हम एडम, जेकब, लाउ और निक इनका रियूनियन देखते हैं जहाँ सभी अपने फैमिली के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करके काफी खुश थे और यहीं पे मूवी खत्म होती है।